Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और उसमें यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, उसका एक छोटू चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आज कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में एक और यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू कंसेप्ट। अब न्यू कंसेप्ट में वैसे आपको 3 टॉपिक पढ़ना है जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में आपको डिस्कस कर दिया है। जीत जस्ट इन टाइम, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट के अभी भी 1-2 क्वेश्चन बाकी वो करेंगे। फिर टारगेट कॉस्टिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो ये 3 टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए आज का ये सेकेंड लेक्चर में ये जो न्यू कॉन्सेप्ट का टोटल जो थ्योरी है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का नाम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और उसमें टॉपिक का नाम न्यू कंसेप्ट। चलिए लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने न्यू कंसेप्ट के टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके बाकी के 5 या 6 क्वेश्चन ये लेक्चर में कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अगेन एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सिस्टम एंड जीत सिस्टम। आगे हमने ट्रेडिशनल परचेज एंड जीत परचेज के बारे में पढ़ा था। परचेज के अलावा ये जो सिस्टम है पूरा, तो उसका भी आपको डिफरेंस पूछ सकता है। 2018 में ये डिफरेंस आपको पूछा गया था और हम जानते हैं कि डिफरेंस में हम 3 कॉलम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहली कॉलम होती है पॉइंट्स की, फिर दूसरी और तीसरी कॉलम दोनों हमारे डिफरेंस यानी ट्रेडिशनल सिस्टम एंड जीत सिस्टम। चलिए थोड़े से पॉइंट यहाँ पे ऑकवर्ड है पर हम इसको अच्छी तरीके से समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट दैट इज प्रोडक्शन रिसोर्सेज। अब कौन से सिस्टम में प्रोडक्शन रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एम्फेसिस इन ऑन कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि फर्स्ट जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है वो कंट्रोल करती है डायरेक्ट लेबर के ऊपर से, यानी प्रोडक्शन रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग डायरेक्ट लेबर को समझता है। जबकि एम्फेसिस इन द ऑन ऑल प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जबकि जिस सिस्टम में बाकी के सारे रिसोर्सेज का, ऑल प्रोडक्शन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है बट मोर सो ऑन मटेरियल, बट जिस सिस्टम ज़्यादातर मटेरियल पे फोकस करती है। तो प्रोडक्शन रिसोर्सेज में यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और वहाँ पे मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो वो कैसे अलोकेट किया जाता है। इन ट्रेडिशनल सिस्टम overheads are allocated and observed on the basis of which do not have any logical relationship within their causes। देखो जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, मतलब फैक्ट्री का रेंट वगैरह जो भी खर्चा है वो सब कुछ अलोकेटेड किया जाता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं देखा जाता और उसके रीज़न के ऊपर नहीं सोचा जाता, जितना खर्चा हो वो लोग कर देते हैं। जबकि जीत सिस्टम में ऐसा नहीं होता, अगर कोई खर्चे हो रहे हो तो पहले उसके रीजंस वगैरह जान लेते हैं और वो खर्चे करने के लायक हो तो ही वो लोग खर्चे करते हैं। तो आप वहाँ पे पॉइंट में देख सकते हो, ओवरहेड आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डिराइव अप्रोचेस विच इज एस्टैब्लिशेस अ लॉजिकल लिंक बिटवीन ओवरहेड एंड देयर कॉजेस। तो मतलब उसके रीज़न एंड खर्च के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है वही खर्चे जिस सिस्टम में किए जाएंगे। तो ये बात हुई फैक्ट्री ओवरहेड की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे कंसिडर करते हैं, दैट इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कौन से सिस्टम में ज़्यादा होगी, तो ट्रेडिशनल में नहीं होगी बट जस्ट इन टाइम में एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो देख सकते हो आप, दिस इज अप्रोच मिस्टेक्स आर इम्प्रूव एंड मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखो वहाँ पे मिस्टेक हो तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जबकि जिस सिस्टम में तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए वैसा वो लोग सिस्टम सेट करते हैं। इन दिस अप्रोच नेसेसरी चेंजेस आर मेड एट द स्टेजेस ऑफ डिजाइनिंग दैट इज बिफोर द स्टार्टिंग प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग सारा डिज़ाइन करके रखते हैं कि इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। डिज़ाइन में ही मिस्टेक को रिमूव किया जाता है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं। तो जीत सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, आप ऐसा कह सकते हो, बट ट्रेडिशनल सिस्टम उतनी एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं होती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में ट्रेडिशनल सिस्टम जो है
वो वहाँ पे हमें समझाता है कि वो लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को ज़्यादा फोकस नहीं करते। इट इज़ टोटल डिफरेंस बिटवीन लेबर रेट्स एंड ओवरहेड्स रेट, यानी कि टोटल आपका जितना आपने पेमेंट किया है लेबरों को और ऑल ओवर रेट का दोनों का डिफरेंस निकालता है, तो वो आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है। जबकि जीत में कैसे वो प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेल रेट एंड वेयर इच इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स इज कॉस्ट सेंटर, यानी कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो उसको एक कॉस्ट सेंटर बोला जाता है और उसकी कॉस्ट अलग से डिफाइन की जाती है। तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट अलग तरीके से डिफाइन होती है, जीत में अलग तरीके से। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। यस, अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता होगा, तो जीत ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बहुत इफेक्टिवली उसको नहीं यूटिलाइज किया जाता। कैसे, तो आप ध्यान दे सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल वेरिएंसेस। जो भी फाइनेंशियल वेरिएंसेस आते हैं उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। जबकि जीत सिस्टम में इन दिस अप्रोच एफिशिएंसी इज कंसिडर्ड ऑन द नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट। देखो, नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट को भी ध्यान में रख के उनकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। मतलब सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में ना रखते हुए नॉन फाइनेंशियल को भी कंसिडर किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो डिफरेंस में एक लास्ट पॉइंट बाकी रहता है, वो है रिकॉर्ड्स ऑफ स्क्रैप्ड। भंगार का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, मतलब जो आपका स्क्रैप्ड है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्क्रैप्ड ऑफ वेस्टेज डिफरेंट मेथड आर यूज। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मेथड यूज़ की जाती है इन ट्रेडिशनल सिस्टम। जबकि इन जीत सिस्टम इन दिस अप्रोच देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड द रिडक्शन इन द वेस्टेज। यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि कम से कम वेस्टेज हो। देयरफॉर देयर आर नो नेसेसरी टू कीप द सर्च रिकॉर्ड, यानी कि उसको रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हो सके उतना वेस्टेज कम करते हो इन जीत सिस्टम, इसलिए वहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड जीत सिस्टम, वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आज के लेक्चर का, सोर्सेस ऑफ वेस्टेज। यानी कि कितने सोर्सेस ऑफ वेस्टेज है। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू पूछता है। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में पूछा गया था। जो बहुत सारे वेस्टेज है वो कौन कौन सा है, तो उसमें सबसे पहला वेस्टेज आ रहा है वेस्टेज फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखा है, फिर उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरह का वेस्टेज है, ओवर प्रोडक्शन। कैसे, तो वो आप पैराग्राफ में देख सकते हो। Wastage from overproduction is one of the greatest wastage commonly found in the manufacturing operations. It is created by the product producing more product than the required by the market. यानी मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो उसको हम ओवर प्रोडक्शन कह सकते हैं। चलिए, सेकंड तरह का वेस्टेज जो है, वेस्टेज ऑफ वेटिंग टाइम, यानी कि अगर एक प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है तो दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस वालों को बैठे रहना पड़ता है, तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और उसको पेमेंट भी देना पड़ता है। कैसे, तो वो आप पैराग्राफ में देख सकते हो। Unlike wastage from overproduction, waste from waiting is usually regarding identifiable ideal worker who have been completed the required amount of work. Then employees who have spent much time for watching machines but are powerless and to prevent the problems are two examples of the wastage of waiting and the आर ईजी टू स्पॉट। देखो क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है तो वर्कर जो बैठे रहते हैं उसको आइडियल वर्कर्स टाइम बोला जाता है। तो ये ऐसा होता है कि वर्कर को आप रिक्वायर अमाउंट तो पे करो वर्क करने के लिए, पर सामने वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है मशीन को वॉच करने के लिए, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उसको प्रिवेंट करना चाहिए। इसी को बोला जाता है वेस्टेज ऑफ वेटिंग टाइम, यानी कि वो जो टाइम उतने टाइम आप कहीं और जगह पे यूटिलाइज कर सकते थे। इस तरीके से इसको भी वेस्टेज कहा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अनयूजुअली हो जाती है, तो उसी की यहाँ पे बात किया गया है पैराग्राफ में ध्यान।
द ट्रांसपोर्टेशंस एंड द डबल ट्रैप हैंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड वेस्टेज इन द मैन्युफैक्चरीज। क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बार बार हैंडलिंग करना पड़ता है, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि आप अगर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे सब स्टोरेज वगैरह रखो, जितना चाहिए उतना ही स्टोर करो, तो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज भी वहाँ पे होता है। देखो, आप वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जहाँ पे ऐसा लगे कि हमें थोड़ा सा ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से ब्रेक ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी के हिसाब से सारी स्लाइड बाय स्लाइड आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। तो वीडियो लेक्चर है तो आप अपने हिसाब से ब्रेक लेके कभी भी 2 या 3 क्वेश्चन समझने के बाद तीसरा क्वेश्चन पोज करके आप दोबारा उसको पढ़ सकते हो। चलिए, वेस्टेज में चौथा वेस्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है इन्वेंटरी वेस्टेज। Inventory wastage is closely connected with the waste of the overproduction. That is, the overproduction create excess inventory which is require a list of extent including handling space, interest charges, peoples and paperwork etc etc। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेंटरी वेस्टेज ओवर प्रोडक्शन के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो उसमें आपके ज़्यादा पैसे लग गए होंगे और ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टोरेज का खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे यानी वर्किंग कैपिटल कम होगी। वो पैसे अगर कहीं पे आप डालते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी आपने घुमाया है। ज़्यादातर पेपर आपको काम पे लगाने पड़ते हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है। तो इट इज़ वन काइंड ऑफ इन्वेंटरी वेस्टेज, तो ये भी वहाँ पे एक तरह का वेस्टेज होता है। चलिए, फिर उसके बाद कौन कौन से और वेस्टेज होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वेस्टेज आ रहा है प्रोसेसिंग वेस्टेज। अब ये कैसे होता है, तो जो प्रोसेस आप है कंटिन्यूसली रखते हो तो उसमें भी ज़्यादातर वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज के। देख सकते हो आप, this processing method may be another sources of wastage. It is observing this type of wastage one often finds that measurements of manufacturability it। यानी कि आप ज़्यादा उसमें टाइम लगाओगे प्रोसेसिंग में और ज़्यादा रिसोर्सेज लगाओगे तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज। तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट जस्ट इन टाइम हमें यही समझा रहा है। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मोशन। अब ये मोशन क्या है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए, मोशन का मतलब होता है गति, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन स्पीड में करते हो तो उससे आपका वेस्टेज होने के चांसेस ज़्यादा है। रादर देन आप टाइम टू टाइम प्रोडक्शन करो, मतलब नॉर्मल स्पीड से अगर प्रोडक्शन करोगे तो उसमें मिस्टेक कम दिखेगी। चलिए, उसको भी देख लेते हैं। वेस्टेज ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड वॉट एवर द टाइम इज स्पेंड नॉट ऑन एडिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ वेस्टेज इज मोस्ट ऑप्टेन रिलेटेड विद एक्शन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। यानी वर्कर्स अगर आपने उनको इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया हुआ है कि हमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो वो ज़्यादातर स्पीड में प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट या उसकी प्रोसेस को इफेक्ट होगा। तो वेस्टेज ऑफ मोशन यानी कि गति का यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ज़्यादा स्पीड से प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। चलिए, लास्ट उसमें वेस्टेज और जोड़ दो, वेस्टेज फ्रॉम द प्रोडक्ट डिफेक्ट। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफेक्टिव होगा बिकॉज ऑफ मोशन। अभी हमने जो 6 नंबर का पॉइंट पढ़ा ना, गति, मोशन का मतलब होता है गति, तो उसके हिसाब से 7 नंबर का वेस्टेज होता है प्रोडक्ट डिफेक्ट बनती है। तो waste from product defect is not simplified. Those items are rejected by the quality control before the specimen shipment, but then actually causes there are type of waste throughout the entire manufacturing process. तो इसके कारण ये जो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनती है, तो ये भी एक तरह का वेस्टेज है। वो फिर वो प्रोडक्ट हमारे किसी काम की नहीं रहती है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट का भी डिफेक्टिव होना भी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे वेस्टेज अगर आप करते हो ओवर प्रोडक्शन के कारण तो ये सारे वेस्टेज आपको फेस करना पड़ता है। तो दिस आर दी टाइप्स ऑफ वेस्टेज फाइंड आउट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आई होप सो आपको सारे जो वेस्टेज है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट इज MRP1। अब ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, तो जस्ट इन टाइम में ये अप्रोच यूज़ किया जाता है। वैसे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग 2 भी है, पर प्लानिंग 1 आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 एंड 19 में दोनों बार ये पूछा था।
अब जस्ट इन टाइम अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें मटेरियल का प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले मटेरियल MRP1 का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो MRP1 इज कंप्यूटराइज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, यानी कि ये एक तरह का कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग शेड्यूलिंग है जहाँ पे आप मटेरियल को पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं इन कंप्यूटर। तो वो आपको प्रॉपर प्लान करके देता है कि इसमें इतना रिक्वायरमेंट मटेरियल होगा, इतना टाइम जाएगा, पूरा शेड्यूल वहाँ पे कंप्यूटराइज होता है। which is take the forward schedule of final product requirement and translated the progressibility into the number of and sub assemblies and components and the raw materials are required of at each stage of the manufacturing cycle। यानी कि आपको जब जब मैन्युफैक्चरिंग में जितना जितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है हर एक स्टेज पे स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग गुड्स आपको जहाँ जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको प्रॉपर कंपोनाइज करके देता है। मतलब इतना इतना रिक्वायरमेंट होगा, कौन सी असेंबली में कितना मटेरियल चाहिए होगा, सब कुछ वो आपको कंप्यूटराइज डेटा प्रोवाइड करता है। तो MRP1 इज एन प्रॉपर प्लानिंग, दैट मीन्स मटेरियल प्लानिंग है, ठीक है। तो ये जस्ट इन टाइम में यूज़ होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप मटेरियल प्लानिंग करोगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है डिटरमाइन द फाइनल प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द प्रोड्यूसिंग एट व्हाट एट द टाइम, यानी कि आपको क्या प्रोडक्ट करना है, कौन से टाइम, कितने टाइम में, वो आपको जानकारी मिलती है। सेकेंडली, कैलकुलेट द रिक्वायर प्रोडक्शन एंड सब असेंबलीज, यानी कि आपको कितना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है असेंबली के, आपकी जो पूरा प्लान है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कितना प्रोडक्शन आपको करना है, तो वो भी कैलकुलेट करके देता है। थर्ड, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आपको क्या ऑब्जेक्टिव दे रहा है। डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन अप टू द डेट ऑफ बिलिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है मटेरियल का वो भी कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट इन्वेंटरीज वर्क इन प्रोग्रेस, द बीच साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग, द लीड टाइम, यानी कि आपको जो इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है वो जानकारी मिलती है यहाँ पे। फिर बैच साइज़ कितनी है, आप कितना मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे, पैकिंग में कितना टाइम जाएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे वो लोग समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम मटेरियल प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट, उसका वन ऑफ एक और ऑब्जेक्टिव, control of inventory by ordering brought in the components and the raw materials in the relation to the orders received from the forecast, rather than the more use of practicing from the stock leverage, right। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जितना आपको ऑर्डर मिला है उस हिसाब से ही वो आपको पूरा प्रैक्टिस परफॉर्म करके देता है। ऑर्डर स्टॉक लेवल भी उस हिसाब से मेंटेन करता है। तो एज पर द ऑर्डर रिसीव्ड उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको फोरकास्ट करके दे रहा है। तो दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। चलिए, ये जो पूरा सिस्टम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डीपली वाइज अगर आपको आंसरिंग लिखना है तो आप उसमें और क्या लिख सकते हो। फॉलोइंग आर द प्रोवाइडेड बाय MRP1 सिस्टम, यानी कि MRP1 सिस्टम आपको नीचे के चीज़ें समझा रही है, जिसमें से सबसे पहला ग्रोस रिक्वायरमेंट, द डिमांड ऑफ कंपोनेंट्स और असेंबलिंग द कंप्रेसिंग फॉर्म कस्टमर्स ऑर्डर एंड फोरकास्टिंग। देखो, कस्टमर जो ऑर्डर दे रहा है उसको कंप्यूटर में पूरा सेट करना, कंपोजाइट करना, मतलब आपको फोरकास्ट करके देता है कि कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा। कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स का, जो आप पार्ट्स यूज़ करते हो ना फॉर प्रोडक्शन, उसमें कितना रिक्वायरमेंट होगा वो आपको पूरा कैलकुलेशन करके दे रहा है। सेकेंडली, आपको फिर उसका शेड्यूलिंग रिसिप्ट बना के दे रहा है। चलो, आपको पार्ट समझ में आ गया कि इतना इतना रिक्वायरमेंट होगा, फिर उसको पूरा शेड्यूलिंग करके दे रहा है। The expected delivery dates and qualities of the shop or purchasing of order already put in the hand, यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट होगा वो कंपोनेंट्स गिनने के बाद उसको ऑर्डर भी दे रहा है कि आपको इतना रिक्वायरमेंट होगा मटेरियल का, तो उसको परचेजिंग ऑर्डर भी ऑलरेडी वहाँ पे सेंड किया जाता है। तो आपको रॉ मटेरियल, तो अगर आपने परचेज नहीं किया, जीत में तो ऐसा ही होता है, जब आपको ऑर्डर मिलता है तभी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो।
देन द थर्ड थिंग इज़ प्रोजेक्ट अवेलेबल बैलेंस, यानी कि आपके पास उतना बैलेंस है कि नहीं, उतने पैसे है कि नहीं, वो सब कुछ कैलकुलेशन होता है। द नंबर ऑफ आइटम आर प्रोजेक्टेड टू बी इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ओपनिंग बैलेंस पुट द रिसिप्ट ऑफ मिनट्स इशूड, यानी कि ये कहना चाहता है कि आप जब उसमें परचेजिंग ऑर्डर पुट करते हो तो फिर उतना बैलेंस आपके पास होना चाहिए इन्वेंटरी के लिए, ठीक है। तो परचेजिंग के लिए वर्किंग कैपिटल आप बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट दैट इज़ प्लान ऑर्डर रिलीज्ड, यानी कि आपने जो डिसाइड किया था उस हिसाब से पूरा रिलीजिंग होता है, उस हिसाब से पूरा काम होता है। द ऑर्डर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज अवेलेबल बैलेंस डज नॉट ड्रॉप द बिलो जीरो एट द प्री सेट ऑफ सेफ्टी लेवल, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर आप और ज़्यादा ऑर्डर ना दे दे, यानी कि आपके पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, उस हिसाब से यहाँ पे MRP1 सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बैलेंस जो है उसको ज़ीरो ना हो जाए, तो मतलब आपके पास फ्यूचर में भी वर्किंग कैपिटल रहे, उस हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है। चलिए, तो ये जो पूरा MRP सिस्टम है उसको अगर बेनिफिट मुझे शॉर्ट में बोलना हो तो कैसे इसके फ़ायदे हैं, तो ये एक पैराग्राफ में हम उसके फ़ायदे समझा रहे हैं। और ये क्वेश्चन में आपको मिनिमम इतना ही लिखना है, जो पूरा जस्ट इन सिस्टम टाइम सिस्टम है वो MRP1 सिस्टम पे बेस है। तो उसके बेनिफिट आप देख सकते हो। द बेनिफिट ऑफ MRP1 are that details of forecast of inventory position is in production period by the period which is together with the plan order release entire assemble future production to be planned or more accurately and better control to be maintain inventory, यानी कि पूरा जो उसका नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो जो मटेरियल यानी कि हमारी इन्वेंटरी है उसको कब कितना यूज़ करना है, फ्यूचर में ऑर्डर के हिसाब से उसको कितना परचेजिंग करना है, कितना स्टोरेज करना है, कितना टाइम जाएगा पूरा प्रोसेसिंग में, ये सब कुछ आपको प्लान करके दे रहा है, दैट इज़ MRP1। तो ये उसका मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा आप कह सकते हो। चलिए, जस्ट इन टाइम के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू कंसेप्ट में, वो है पॉइंट नंबर 9, दैट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब प्रोडक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसका कॉस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। और ये गुजरात यूनिवर्सिटी में 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2014, 15, 18 एंड 19। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट आप कह सकते हो इसको, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। जैसे कि प्रोडक्ट होती है वो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, फिर उसके बाद आपको नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना पड़ता है। तो कैसे, उसको आप डेफिनेशन में देख सकते हो। द टर्म लाइफ साइकिल कॉस्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग, यूजिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट maintenance, replacement and disposal, as well as the support, training and operating cost generally generated by the acquisitions used and maintain the replacement of the परमानेंट ऑफ फिजिकल असेट्स। देखो, फिजिकल असेट्स जो होती है आपके पास, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो प्रोडक्ट, तो लाइफ साइकिल कॉस्ट कैसे डिफाइन होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग होती है। सपोज मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो उसको कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, एक्वायरिंग कौन सा करना है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग का कॉस्ट, उसको डेवलप करने का कॉस्ट, फिर उसको प्रोडक्शन करने का कॉस्ट, उसको फिर मेंटेन करना उसका कॉस्ट, अगर आप वो प्रोडक्ट की जगह कोई और प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका रिप्लेसमेंट करने का, उसको डिस्पोज करने का कॉस्ट। इन शॉर्ट, अगर आप वर्कर को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट और लगा रहे हो, कोई मेंटेन करने की कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आप प्रोडक्ट के पीछे कर रहे हो वो पूरा उसका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इंक्लूडिंग किया जाता है। मतलब आपको जो भी कॉस्ट पता है वो सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूडिंग की जाएगी। तो ये हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का डेफिनेशन था। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डिसाइड करूँ तो क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्टडीज़, यानी कि हम उतनी कॉस्ट अफोर्ड कर पाएंगे किसी प्रोडक्ट के पास पीछे। तो बहुत सारे जो एक प्रोडक्ट के पीछे खर्चे होते हैं वो आपकी कंपनी यूटिलाइज कर पाएगी कि नहीं, सबसे पहले हमें ये पता चलता है। तो मेजर दैन इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बजटिंग एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी कि एक तरह का लॉन्ग टर्म बजटिंग जैसा हो जाता है, ठीक है। LCC का फुल फॉर्म होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग।
सेकंड, हमें सोर्सेस ऑफ सिलेक्शन स्टडीज़, यानी कि हमारे पास अगर वो प्रोडक्ट बनाने की पूरी कैपेसिटी है कि नहीं, हम वो डिसाइड करते हैं। द कंपेयर एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अलॉन्ग विद द कंपेयरिंग सिस्टम ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारे पास ऐसे गुड्स या सर्विसेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के पीछे, ये भी हमें उसके पहले से डिसाइड बता देता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आप प्रॉपर डिफाइन करोगे तो उसके सोर्सेज कितने लगेंगे वो पता चलेगा। थर्ड, दैट इज़ डिज़ाइन ट्रेड ऑफ्स, फिर उसकी आप डिज़ाइन बनाते हो, फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। सपोज़ मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैं पहले कार की पूरी डिज़ाइन बनाऊंगा, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालूंगा। अगर वो मेरे लिए डिज़ाइन अच्छी है तो ही हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन इफेक्ट ऑफ प्लान एंड इक्विपमेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो फिर उसकी डिज़ाइन बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, फिर उसमें लाइफ साइकिल एडवांटेजेस में और क्या क्या आएगा, तो नंबर 4, फिर हमें सोचना पड़ेगा अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक जैसे आइटम है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें रिपेयर लेवल एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो इन फ्यूचर में हमें उनको ये फैसिलिटी देनी पड़ती है कस्टमर को। तो क्वालिफाइड मेंटेनेंस ऑफ डिमांड कॉस्ट एंड रादर देन यूजिंग ऑफ रूल्स ऑफ थंब सर्च एज मेंटेन कॉस्ट ऑफ आउटेज टू बी लेस देन 0% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, यानी कि फिर उसका मेंटेनेंस रिपेयर कॉस्ट कितना जाएगा वो भी हमें पहले से एस्टिमेशन करके रखना पड़ता है। चलिए, नंबर 5, दैट इज़ वारंटी एंड रिपेयर कॉस्ट। फिर उसकी वारंटी एंड रिपेयरिंग कॉस्ट, अगर आपने गुड सप्लाई कर दिए है कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइड कर भी दिए तो आफ्टर सेल सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती है, राइट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद एन एड एंड यूजर्स नीड ऑफ अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट इज अर्लियर फेलियर्स ऑफ द इक्विपमेंट सिलेक्शंस एंड यूज, यानी कि जो भी आप इक्विपमेंट्स वगैरह उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसके फेलियर होने के चांसेस कब है। तो सपोज कंपनी जो हमें 1 ईयर की या 2 ईयर की वारंटी दे रही है वो किस हिसाब से देती है, तो उनको पता है कि जो हमने इक्विपमेंट्स वगैरह इस प्रोडक्ट में यूज़ की है तो वो कब तक चलेंगे। तो लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो हम सारी ये कॉस्टिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए वारंटी और रिपेयरिंग कॉस्ट भी हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। चलिए, नंबर 6 वो है सप्लाई ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी, यानी कि आप कैसे उसको सेल्स करोगे, तो उसके लिए भी आपको सर्टेन कॉस्ट लगती है, जैसे कि can manage the specified equipments grades and the general operating expenses, and users are failure to using of life cycle costing to the sell benefit rather than just selling on the attributes of the low and the first cost, यानी कि आपका सिर्फ सेलिंग का टारगेट नहीं होना चाहिए। सप्लायर जो आपके हैं उनके साथ एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप क्या क्या ऑफरिंग वगैरह करोगे और उस हिसाब से अपना सेल कर सकते हो। तो मैक्सिमम सेल होगा तो ही इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो सेलिंग के लिए आपको सर्टेन कॉस्ट भी अराइजेस करना पड़ता है। तो यही ये पॉइंट हमें समझाना चाह रहा है कि अगर खर्चा करना पड़े तो वहाँ पे खर्चे करने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ खर्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके से मिलने वाले फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। तो आप भले कॉस्ट अराइजेस करो फर्स्ट, पर उससे आपको लॉन्ग लास्टिंग अगर सेल्स के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है तो आपका मैक्सिमम सेल हो पाएगा। तो ये हमें समझा रहा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। चलिए, फिर उसके बारे में एक और क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में मोस्टली पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड इट्स स्टेजेस। सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसमें कौन से स्टेजेस में मुझे प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स कितना होगा और उसमें मेरा कॉस्ट कितना होगा, हर एक स्टेजेस को हमें समझना है। तो उसमें जो स्टेजेस डिफाइन किए वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 एंड 17 में 2 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम उसका एक छोटू सा मीनिंग देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल कॉस्ट, दैट इज LCC शॉर्ट में, इज एन असेट एट डिफाइन एज, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो, द टोटल कॉस्ट थ्रू आउट इज लाइफ इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, acquisitions and the support cost and any other cost is directly attributed to the owning of using of this asset, यानी कि कोई asset के पीछे आपने जो उसके पूरी लाइफ के दरमियान उसके ऊपर खर्चा किया है, जैसे कि उसको कैसे बनाना है, उसका प्लानिंग का खर्चा, डिज़ाइनिंग का खर्चा, एक्विजिशन, उसके जो प्रोडक्शन के लिए जो आपने एक्वायर किया है उसका खर्चा, दूसरी सपोर्टेड कॉस्ट हो या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हो, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे दैट टोटल कॉस्ट इज नोन एज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो उसी को हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहेंगे। चलिए, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के जो स्टेजेस है अब मेनली उसकी बात करेंगे। आइडेंटिफाई द कॉस्ट
of involves at the different stages of the life cycle, यानी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसके अलग अलग स्टेजेस, जिसमें सबसे पहला स्टेज आता है डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि कौन से प्रोडक्ट बनानी है हम वो सोचते हैं, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं। उस स्टेजेस में आपका कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा और प्रॉफिट सबसे कम और सेल भी सबसे कम होगा। In this stage, there will be a no revenue generated yet and mostly research and development cost will be incurred। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई आपको सेल ज़्यादा नहीं होगा, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा, बट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो यही ये स्टार्टिंग स्टेज है। फिर उसका दूसरा स्टेज की हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, धीरे धीरे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, पर सामने आपका कॉस्ट भी इंक्रीज तो हो ही रहा है, ठीक है, और सेल में भी इंक्रीमेंट होगा। This product is introductory to the market because of product still now the new and customer will not aware of the company, so may have the spend more advertising and ordering and to catch the attention। यानी कि यहाँ पे भी आपका कॉस्ट तो इंक्रीज होएगा। क्यों कॉस्ट इंक्रीज होगा? क्योंकि आप प्रोडक्ट का कस्टमर इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता उसके बारे में, तो आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह और सारे उसको लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आपका कॉस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शनरी स्टेज में बढ़ेगा, सामने रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं होगा, वो बढ़ेगा पर बहुत ही छोटे लेवल पे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। चलिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का तीसरा स्टेज आता है डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ। अब मार्केट में आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही है, लॉन्च हो चुकी है, अब कस्टमर उसके बाद अवेयर है, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर उसको परचेजिंग कर रहा है। If the production got away from the introductory stage, this is good indications the product is demand will be keep increasing in the stage of sales revenue and profit will also increase। देखो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, अब आपके प्रोडक्ट को सब जानता है तो उसमें आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होगा, यानी सेल्स भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और उस हिसाब से आपका कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट है वो अब आपको रिड्यूस होंगी, क्योंकि सामने आपका सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट धीरे धीरे ग्रोथ लेवल पे डिक्रीज होती है। चलिए, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो है मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल में अब प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा पुराना फीचर्स वाला हो चुका है, अब मार्केट में उसको नया प्रोडक्ट और नए फीचर्स के साथ लॉन्च होने का टाइम आ चुका है। इन दिस स्टेज ग्रोथ ऑफ डिमांड विल बी स्लो डाउन as in research as in maturity that the product will be very profitability, the modification cost and giving the discount may be the needed or an order to a substantiation of the demand longer। यानी कि अब मैच्योरिटी स्टेज में ये होगा कि अब आपको जो है वो उसमें थोड़ा सा ऑफरिंग करके भी आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबली अर्न करने के लिए ज़्यादा मैक्सिमम सेल करना होगा, उसके लिए आपको कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, तो आपका ज़्यादा डिमांड हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट का मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जो आता है उसका डिक्लाइन स्टेज, मतलब अब जो मैंने कहा था ना प्रोडक्ट अब ज़्यादा मार्केट में नहीं चलेगी, मैच्योरिटी के बाद अब वो प्रोडक्ट पुरानी हो चुकी है, ठीक है। दिस स्टेज द डिमांड विल बी स्टार्टेड टू फॉल्स, यानी कि डिमांड आपकी कम हो जाएगी, द कस्टमर मे बी ब्रॉडेड विद दिस प्रोडक्ट। अब कस्टमर ये प्रोडक्ट से ज़्यादा उठ गए, मतलब उसको ज़्यादा वो ये प्रोडक्ट अब पसंद नहीं आएगी, अब नए फीचर्स के लॉन्च करने की बारी हो जाएगी। Therefore, the company should be stop selling this product and research to this state so the disposal cost, यानी कि अब आपको ये प्रोडक्ट बंद करने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, अब ये प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं चलेगी, तो उसका फिफ्थ स्टेज दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। तो डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज, दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि जो हमारी कोई प्रोडक्ट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल ये 5 स्टेजेस से पास ऑन होती है, और उसमें हर एक स्टेजेस में आपको सिर्फ सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में अच्छे से समझाना है। चलिए, आज के हमारे लेक्चर का वन लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और न्यू कंसेप्ट का तीसरा टॉपिक, जस्ट इन टाइम, लाइफ साइकिल एंड टारगेट कॉस्टिंग। 3 टॉपिक है, तो टारगेट कॉस्टिंग तो यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछा गया है, वो 4 बार आया है, 2014, 15, 17 एंड 18, एंड वी होप सो कि 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछे। चलिए, टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन ही देखेंगे। मीनिंग ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, यानी कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करो, फिर उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट जोड़ो तो आपका एस्टिमेटेड सेल मिल जाएगा, तो आपको कॉस्ट को टारगेट करना है, इन शॉर्ट नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट टूल
for a reducing all over cost of product over its entire life cycle with the help of production and engineering research and design। यानी कि आप सबसे पहले ऑल ओवर मैनेजमेंट करके प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करते हो उसकी लाइफ साइकिल का पूरा यूज़ करके। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन के ऊपर से आप पूरा कॉस्ट डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉस्ट डिफाइन करना यही टारगेट कॉस्टिंग कहा जाता है। चलिए उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस डिज़ायर प्रॉफिट। सपोज मैं अपनी प्रोडक्ट अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं 15 रुपये में उसको बेचना चाहता हूँ क्योंकि दूसरी कंपनी भी 15 रुपये में बेचती है। अगर मुझे उसके ऊपर 5 रुपये प्रॉफिट अर्न करना है तो 15 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरा डिज़ायर प्रॉफिट 5 रुपये, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा कितना होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक टारगेट कॉस्ट हो गया, राइट, 10 रुपये के मुझे कैसे भी करके 10 रुपये में पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो सेलिंग प्राइस 15 रखा, डिज़ायर प्रॉफिट 5 रखा, इसीलिए मुझे पता चला कि मुझे 10 रुपये में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये होता है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। अभी अगर आप टारगेट कॉस्टिंग करोगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो आपको क्वेश्चन में वही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए तो क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, it reinforces to top to bottom commitment of the process and product the inventions of resolving the pending issues and the order to achieve the sum of comparatively and advantages। यानी कि आपको टॉप टू बॉटम सबको कम्युनिकेट कर देना है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है वहाँ पे कि हमारा ये टारगेट है, हमें इस तरीके से वर्क करना है, तभी आपका जो टारगेट कॉस्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर मुझे 10 रुपये कॉस्ट रखनी है तो सबको टॉप टू बॉटम सबको पता होना चाहिए ना कि हमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं करनी है। It is help to create the company's comparatively future and the market desire management of designing and the manufacturing production and product of to meet the price which is aim to the market सक्सेस। देखो मार्केट में सक्सेस होने के लिए आप एक एक्सपेक्टेड प्राइस डिसाइड कर रहे हो 15 रुपये, दैट मीन्स आप ऑलरेडी मार्केट के हिसाब से जा रहे हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग भी उस हिसाब से कर रहे हो। तो कंपनी एक अपना खुद का कंपैरिजन करने कंपेटिटिव मार्केट में टिकने के लिए अपना एक खुद का फ्यूचर प्लान बना रही है विद द हेल्प ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग उसको मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस उसका, इट इज़ यूज मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है टू सपोज द रीफोर्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज। आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है क्योंकि अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे 10 रुपये टारगेट कॉस्ट है मेरा, तो उससे ज़्यादा ना हो तो आपको पूरा स्ट्रेटेजी मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ता है ना। तो दैट इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रियल सेविंग टू अचीव द बेस्ट वैल्यू रादर दी जस्ट लोअर कॉस्ट। यानी कि आपको लोअर कॉस्ट के लिए आप पूरा वहाँ पे प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए तो ये जो हमारा टारगेट कॉस्टिंग है, अब एडवांटेजेस मीनिंग के बाद आपको उसमें आंसर में लिखना हो तो उसके फीचर्स लिख सकते हो, मतलब उसके लक्षण कैसे वो टारगेट कॉस्टिंग डिफाइन होता है। तो उसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे अब मैं समझा रहा हूँ, तो एक एक करके ध्यान देंगे। सबसे पहला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस यूज बाय द कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ये कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारा एक पूरा प्रोसेस है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकेंड, इट गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द कस्टमर व्यू एंड मार्केट कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी। ये कस्टमर व्यू मार्केट कंडीशन के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ कंसिडर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि नए प्रोडक्ट की डिज़ाइन एंड इंट्रोडक्शन के लिए मार्केट में आपको पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। The fourth one, it is an employee side earning at the latest largest profit margin from each product at any cost। यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर पाओ, वैसा आपको पूरा कॉस्ट का प्लान करके दे रहा है। नेक्स्ट फीचर, इट इज़ नंबर 5, अंडर दिस टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस द टारगेट सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड। यहाँ पे आप टारगेट सेलिंग प्राइस फिक्स करते हो बेसिस ऑफ वेरियस सेल फोरकास्टिंग टेक्निक। आप सेल्स की अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके ये टारगेट आपका पूरा जो कॉस्ट है वो डिफाइन करते हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप पहले से फिक्स करते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज फिक्स्ड सेलिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन दैट फिक्सिंग ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। यानी कि आप जो अपना सेलिंग प्राइस है वो टारगेट वॉल्यूम यानी कि कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सिंस देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, यानी कि सेलिंग प्राइस एंड उसके वॉल्यूम। सपोज मैं 5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करूँ तब जाके मुझे इतना फायदा होगा, तो वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है।
तो मुझे नंबर ऑफ कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेल कितना करना है वो भी देखना पड़ेगा और उसकी प्राइस दोनों कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है नंबर 7, द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्लूडिंग इन द टारगेट सेलिंग प्राइस। आप उसके फॉर्मूला में देख चुके हैं हम कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को इंक्लूडिंग किया जाता है। नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेलिंग प्राइस एंड द रिक्वायर्ड प्रॉफिट, यानी कि टारगेट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा रहेगा टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग नंबर 9, the difference between current cost and target cost is the level of cost reduction, यानी कि जो आपका करंट कॉस्ट है और टारगेट कॉस्ट है वो आपका कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। सपोज मैंने जो अभी टारगेट कॉस्टिंग हमने फॉर्मूला में 10 रुपये डिसाइड किया था और आपका करंट कॉस्ट सपोज अभी मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है 9 रुपीज़, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपका कॉस्ट रिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है, कि आपने कितना रिडक्ट किया। चले वन लास्ट फीचर देख लेते हैं नंबर 10, द स्टडी ऑफ ईच पार्ट इज नोइंग एज द वैल्यू इंजीनियरिंग एंड द वैल्यू ऑफ एनालिसिस, यानी कि अगर आप कोई भी कॉस्ट डिफाइन करने के लिए जो एनालिसिस करते हो उसको वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग या फिर वैल्यू ऑफ एनालिसिस कहा जाता है। चलिए जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है हम उसके यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूरे 2 लेक्चर में 11 क्वेश्चन करने के बाद अब न्यू कॉन्सेप्ट के यूनिवर्सिटी में जो पूछे गए एमसीक्यू है वो देख लेते हैं हम। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू, डैश अप्रोचेज इंश्योरेंस जीरो इन्वेंटरी। कौन सा अप्रोच जीरो इन्वेंटरी पे बेस है? फर्स्ट जस्ट इन टाइम, सेकंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थर्ड टारगेट कॉस्टिंग और डी ABC एनालिसिस। आंसर आएगा जस्ट इन टाइम। उसमें जीरो इन्वेंटरी यानी कि प्रोडक्शन करके नहीं रखना है, जब ऑर्डर मिले तब प्रोडक्शन करना है, तो ये आंसर आएगा ए। सेकंड एमसीक्यू, अंडर डैश कॉस्ट इज सेट बाय चार्जिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। किस में प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? जस्ट इन टाइम में, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, टारगेट कॉस्टिंग में या फिर डी इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग में। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो हमने आज टॉपिक देखा था उसमें प्रोडक्ट की डिज़ाइन की भी कॉस्ट देखी जाती है, मतलब पूरे प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आएगी वो लाइफ साइकिल उसका पूरा कॉस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आंसर बी रहेगा उसमें। चलिए नंबर थर्ड एमसीक्यू, टारगेट कॉस्टिंग इज इमर्ज्ड इन। टारगेट कॉस्टिंग किसने दिया था? मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू कह सकते हो। अमेरिकन इन ईयर 1960, अमेरिकन इन ईयर 1970, जापान इन ईयर 1960 एंड जापान इन ईयर 1917। तो ये टारगेट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट जापान ने दिया था ईयर 1916। ये ध्यान रखना क्योंकि ऐसे एमसीक्यू बहुत सारे पूछता है ये चैप्टर में से। उसके जैसा एक और, जस्ट इन टाइम इज इमर्ज्ड इन। जस्ट इन टाइम किसने दिया था? तो अमेरिका इन ईयर 1960, इंग्लैंड इन ईयर 1914 और जापान इन द ईयर 1950 और डी द इंडिया इन द ईयर 1980। तो जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट भी जापान की टोयोटा नाम की कार कंपनी ने दिया था, वो ईयर था 1950, यानी कि टारगेट कॉस्टिंग 1916 को आया जबकि जस्ट इन टाइम 1915 को आया। तो ये आप याद रखोगे। चलिए एमसीक्यू का सफर आगे बढ़ाते हैं। उसमें नंबर 5 एमसीक्यू, टारगेट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन। टारगेट कॉस्टिंग किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके भी नहीं, और डी नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। वैसे वो टारगेट कॉस्टिंग उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। चले नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज जस्ट इन टाइम फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, यानी कि जस्ट इन टाइम किसको रिमूव कर रहा है? वेस्टेज ऑफ मटेरियल को, वेस्टेज ऑफ असेट को, वेस्टेज ऑफ टाइम को, या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। यानी आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। वो सारे वेस्टेज को रिमूव कर रहा है जस्ट इन टाइम, राइट। ये हम देख चुके हैं। चलिए नंबर 7 को देख लेते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग 1 दैट इज MRP 1 डील्स विद। MRP 1 में क्या क्या चीज़ें आती थी? सबसे पहले मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, हाँ उसमें पूरा शेड्यूल बन जाता है कंप्यूटराइज। सेकंड प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेंटरी, अभी आपके पास कितना इन्वेंटरी, हाँ वो भी दिखाता है। नंबर सी, रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट और असेंबली, सब असेंबली, यानी कि कितना रिक्वायरमेंट है वो भी दिखाता है। तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारा पूरा। चलिए एमसीक्यू के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब नंबर नेक्स्ट 8 नंबर एमसीक्यू आ रहा है, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन। ये आगे आ चुका है पर इसमें थोड़े से ऑप्शंस अलग है, जिसमें टारगेट कॉस्टिंग बेस है एट ऑप्शन ए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सी मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और डी नन ऑफ द अबव। आंसर आएगा सी मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो मार्केट प्राइस के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कि मार्केट में अभी प्रोडक्ट की कौन सी प्राइस चल रही है।
तो आगे फ्यूचर वाला एक ऑप्शन था तो वो नहीं आता, मार्केट प्राइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। चलिए नंबर नेक्स्ट 9, द आइडिया अबाउट टारगेट कॉस्टिंग इज ओरिजिनेट इन, कौन से देश में आइडिया ये टारगेट कॉस्टिंग का हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस में, चाइना में या जापान में? तो ऑप्शन डी आएगा जापान में। ये आगे आ चुका है, तो ये ऐसे एमसीक्यू वो लोग बहुत पूछते हैं। चलिए नंबर नेक्स्ट 10, लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट, यानी नीचे में से कौन सा इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट है? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसेस यूटिलिटीज, वो ऑप्शन है इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट। बी कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसेस एम्प्लॉय, वो भी इन्वेंटरी रिलेटेड है। सी इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द डबल ऑफ फंडिंग ऑफ इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेंटरी के लिए जो आपने कॉस्ट किया है उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट वो भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट है। चलिए इसी के साथ जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर है 2 लेक्चर में 11 क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखता है। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.